सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी मेरे साथियों, मैं मेरे कोचिंग संस्थान की ओर से और खुद स्वयं अनिल कुमार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 1857 की क्रांति का अंतिम चरण, अंतिम पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद में हम अगला पार्ट कंपटीशन का जो लेंगे और उसको आगे के रूप में हम आपको पढ़ाएंगे। कल हमने आपको प्रजामंडल के बारे में काफी चीजें बताई, उसके क्रांति के बारे में काफी चीजें बताई थी। अब हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, 1857 की क्रांति में अमरचंद बाठिया, जो एक नाम हमने आपके साथ जोड़ा था और उसका नाम था अमरचंद, ये बाठिया, ये एक व्यापारी था ग्वालियर का, और इसने 1857 की क्रांति में अपनी जो पूंजी थी, अपना जो सहयोग था, अपना जो धन था, वो धन किसे दे दिया था? आप ये कह सकते हो कि इसको नाना साहब का भी जिक्र आता है और एक शब्द आता है झांसी की रानी, जो लक्ष्मीबाई थी, उस झांसी की रानी को इसने भेंट कर दिया था, उनको दे दिया था। इस झांसी की रानी के बचपन का नाम था मन्नूबाई, और ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये इतिहास के अंतर्गत नाम से जो प्रसिद्ध हुई है वो महलपरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इसने क्रांति में अपनी मदद की थी, अपना सहयोग किया था अमरचंद बाठिया को, जिसके कारण इसे फांसी की सजा हुई थी। इसलिए इसे राजस्थान का पहला, क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रथम शहीद इसे कहा जाता है। पहले शहीद का दर्जा इसे दिया जाता है। दूसरी चीज, इसे 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। ये बात आपको यहाँ से जोड़नी है, लेकिन यहाँ नोट लगा के एक बात आपको लिखनी पड़ेगी, और वो नोट लगा के लिखनी पड़ेगी कि अगर आपको स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह पूछ लिया जाए, स्वतंत्रता संग्राम में अगर अपने जो पैसे दिए हैं या जिन्होंने आर्थिक मदद की है, तो स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने वाले व्यक्ति हैं, उसका नाम क्या है? दामोदर दास जो राठी हैं, वो दामोदर दास राठी हैं। इसे स्वतंत्रता संग्राम का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। लेकिन अमरचंद बाठिया या अमरचंद बिठिया जो पहले शहीद हैं, लेकिन राजस्थान की ओर से इस 1857 की क्रांति में सबसे छोटी उम्र में जो शहीद हुए थे, हेमू जो कालमी नामक व्यक्ति थे, सरदार शहर से थे, चूरू से थे, वो हेमू कालानी नामक व्यक्ति है, वो सबसे छोटी उम्र में शहीद हुए थे। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप देखिए। सबसे छोटी उम्र का शहीद अगर आपको पूछना है, हेमू कालानी, और हेमू कालानी जो थे वो 16 वर्ष की उम्र में उसे फांसी की सजा हो गई थी क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण। और इनका संबंध जो था वो किससे था? ये शहीद का दर्जा मिला चूरू से था, और चूरू की भी कौन सी जगह थी? सरदार शहर, उस चूरू से इसका क्या था? संबंध था। इसके अलावा 1857 की क्रांति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके अंतर्गत जयपुर का नाम आता है। जयपुर के फौजदार जो सादुल्ला खां थे, विलायत अली खान नामक व्यक्ति थे, और उसके अलावा रावल सिंह थे। तो यानी क्रांति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योगदान रहा जयपुर का। जयपुर में सादुल्ला खां नामक व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं विलायत खान नामक व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति हैं रावल सिंह नामक व्यक्ति हैं। ये तीनों व्यक्ति जो आपके हैं, जो 1857 की क्रांति में जयपुर के प्रमुख विद्रोही थे, क्रांतिकारियों के प्रमुख रूप से सहयोगी थे, क्रांतिकारियों का प्रमुख रूप से ये क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। उस समय जयपुर के राजा कौन थे? तो जयपुर के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। इनके सबके आगे क्या लगता था? सवाई लगता था। क्योंकि कल मैंने बताया था कि कोटा के भी राम सिंह ही सेकंड थे, लेकिन वो महारावल राम सिंह सेकंड थे, लेकिन यहाँ सवाई राम सिंह सेकंड यहाँ के क्या थे? शासक थे। अब सादुल्ला खां, विलायत खां और रावल सिंह नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर षड्यंत्र रचा या विद्रोह किया था, और उस विद्रोह के प्रमुख सहयोगी उसके राजा उस समय थे, वो थे राम सिंह सेकंड। और राम सिंह सेकंड उस समय किसके समर्थक थे? अंग्रेजों के समर्थक थे।
तो अंग्रेजों का ये क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। सवाई राम सिंह सेकंड ने 2 किलो में नाहरगढ़ और जयगढ़ के किले थे। नाहरगढ़ का दूसरा नाम सुंदरगढ़ भी लिखा होता है। नाहरगढ़ और जयगढ़ के किलों में इनको ठहराया था, अंग्रेजों को सहायता की थी। अंग्रेज इतने खुश हुए कि जब उन्होंने उनकी मदद की, तो इसलिए अंग्रेजों ने सवाई राम सिंह सेकंड को सितार-ए-हिंद की पदवी से सम्मानित किया था। यानी राम सिंह सेकंड जो थे उन्हें सितारे-हिंद की पदवी से सम्मानित किया और सितारे-हिंद की पदवी से अंग्रेजों ने किया। इनको एक जगह यानी कोटपुतली नामक स्थान था, वो इनाम स्वरूप दिया गया था। ये कोटपुतली जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वर्तमान में? एक तो कागज, और दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कागज का एक उद्योग है जिसका नाम है कृष्णा पेपर, जो मिल्स है वो यहाँ पर कोटपुतली में कागज उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध रही है। ये कोटपुतली राजस्थान का 34वां जिला बनने जा रहा है। 35वां जिला आपका डीडवाना बन सकता है, ये संभावित है। और आपका 36वां जिला बन सकता है, उस 36वें जिले का नाम नीम का थाना हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि ये कोटपुतली जो क्षेत्र है, ये कोटपुतली क्षेत्र है, इसके जिलों के गठन में 2013 के अंतर्गत श्रीमान अशोक जी गहलोत ने नए जिलों के पुनर्गठन पर एक समिति बनाई थी। उस समिति का नाम था जीपी सिंधु समिति। क्या नाम था उसका? जीपी सिंधु समिति था। तो उस समिति के आधार पर नए जिलों का गठन होगा, उसकी रिपोर्ट आई है। तो ये कोटपुतली उसे ही नाम में दिया गया था। ये राम सिंह सेकंड वो था जिसके काल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। इसी राम सिंह सेकंड ने हाथी और कालू नाम के 2 व्यक्ति थे, हाथी व कालू नाम के 2 व्यक्ति थे, उनको ब्लू पोट्री का प्रशिक्षण सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। कहाँ भेजा था? दिल्ली भेजा था। ये वो राम सिंह सेकंड है जिसने मदरसा-ए हुनरी की स्थापना की गई थी। ये वो राम सिंह सेकंड है जिसने महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी। तो राम सिंह सेकंड के काफी योगदान है, अंग्रेजों के समर्थक रहे। अगर आपको एक बात और पूछ ली जाए कि सितारे-हिंद की जो पदवी है, ये पदवी दूसरी अंग्रेजों ने किसको दी थी? तो दूसरी नंबर पर यह पदवी दी गई थी किसको? कवि श्यामलदास धागवाड़िया को। किसको दी गई है? कवि श्यामलदास धगवाड़िया जो है, धगवाड़िया, उस धगवाड़िया को यह पदवी दी गई थी। और कवि श्यामलदास थे वो किसके दरबारी थे? शंभू सिंह के दरबारी थे। और कवि श्यामलदास धगवाड़िया ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। उसमें 2071 पृष्ठों का एक विशाल पुस्तक थी वीर विनोद। उस वीर विनोद पुस्तक के कारण कवि श्यामलदास धगवाड़िया को, जो यानी शंभू सिंह के दरबारी थे, उसे भी अंग्रेजों ने किसकी पदवी से सम्मानित किया था? सितारे-हिंद की पदवी से सम्मानित किया। जयपुर में 1857 की क्रांति में एक बात ये याद रखोगे, सादुल्ला विलायत खां और रावल सिंह वाली बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको सितारे-हिंद याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको आप बड़े गौर से याद रखोगे। 1857 की क्रांति का एक दूसरा चरण हम आपको बताते हैं, और वो चरण क्या आता है 1857 की क्रांति में? तात्या टोपे की क्या भूमिका रही है? देखो, तात्या टोपे का संबंध 1814 ईस्वी से 1859 रख रहे। पहले नंबर पर आप लिखेंगे तात्या टोपे, और ये 1814 में जन्म हुआ और 1859 ईस्वी तक का एक बड़ा रोल, एक महत्वपूर्ण रोल रहा। इसका बचपन का रामचंद्र पांडुरंग था। इसका स्वयं मूल नाम था, वो था रामचंद्र पांडुरंग था, ये इसका मूल नाम था। तात्या टोपे मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे। तो तीसरे नंबर की बात आती है कि ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के निवासी थे। और तात्या टोपे जो थे उस समय नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे थे, उनके सहयोगी थे। तो ये सहयोगी किसके बनेंगे? नाना साहब है। और दूसरे नंबर पर कौन है? झांसी की रानी जो है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, वो लक्ष्मीबाई है। उनके आदर्शों को बढ़ाना, उनके आदेशों पर चलना, उसके आदेशों के अनुसार क्रांतिकारी जो संचालन व्यवस्थाओं को करना है। तो इसकी इसी स्टेप से जो थे वो तात्या टोपे जी जो थे वो चले थे। लेकिन एक बात पूछी जाती है कि तात्या टोपे जो हैं
उन्होंने जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण राजपूताने की यात्रा की थी, यानी जितने भी आपके क्षेत्र हैं, तो तात्या टोपे ने सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़ा था, कौन से को? जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर उसके अलावा संपूर्ण जो राजपूताना था, उस संपूर्ण राजपूताने किसने क्या की थी? यात्रा की थी, संपूर्ण राजपूताने ने आया था। तात्या टोपे राजस्थान में 3 बार आए थे। तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए? 3 बार आए। उसका प्रथम आगमन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? मांडलगढ़, जो आपका कहाँ है? भीलवाड़ा क्षेत्र में आगमन हुआ था। और दूसरा उसका जो आगमन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशलगढ़, और वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आगमन हुआ था। ये 2 उसके प्रथम महत्वपूर्ण आगमन थे। तीसरे में तो वो पृथ्वी सिंह जो थे झालावाड़ के, उससे होते हुए सीधे चले गए थे। तो यानी 3 बार उसका आगमन हुआ। जैसलमेर को छोड़कर उन्होंने हर क्षेत्र की यात्राएं की थी। एक बात और आपको बता दें, इसको क्लियर कर दें। ये बात आपको बड़ी डाउटफुल मिलेगी कि 3 बार उसका आगमन हुआ, 2 बार उसका हुआ। अगर आपको ये बात पूछी जाए कि क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र का भ्रमण सिर्फ पूछा जाता है, तो 3 बार लिखना है। और अगर ये पूछा जाए राजस्थान के आंतरिक प्रवेश शब्द आपको दिया जाए, राजस्थान में प्रवेश कितनी बार, तो ही बार आपको लिखना है। हाँ, ये एक तीसरा आगमन तो जब उसका हुआ था, नरवर प्रदेश में पकड़ा गया था, तब उसको एक कार्रवाई नहीं थी, केवल यूं ही वहां से निकले थे। तो आगमन तो 3 बार है, लेकिन राजस्थान में उसका प्रवेश या उसकी गतिविधियां जो संचालित हुई हैं, वो केवल 2 बार ही हुई है। कहा जाता है कि तात्या टोपे जो हैं, उन्होंने पहली लड़ाई जो लड़ी 8 अगस्त 1858 ईस्वी को लड़ी थी। तो मैं आपको दूसरी चीज समझाऊं कि तात्या टोपे ने राजस्थान में पहला संघर्ष जो किया था वो 8 अगस्त सन 1858 ईस्वी को किया था। और ये कौन सी जगह पर हुआ? पुराड़ा। पुराड़ा कौन सी नदी के किनारे था? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध को क्या कहते हैं? ग्रीन फोर्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन फोर्ट के नाम से जानते हैं। मेजा बांध है, कोठारी नदी पर बना हुआ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र में है। कौन सी जगह भाई? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत है। और यहाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की क्या बनी हुई है? सांगा की छतरी बनी हुई है। और अगर उसका चबूतरा पूछ ले तो कहाँ बना हुआ? बसवा जो दौसा क्षेत्र है वहां पर उसका चबूतरा। जैसे नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ? तो जालोर के किले में बना हुआ है। उस तरीके से ये चीज पूछी जा सकती है। तो उस पुराना नामक स्थान पर कोठारी नदी पर पहली बार इसका संघर्ष हुआ। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स थे, उसके विरुद्ध था। तो अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर होंगे कौन? रॉबर्ट्स होंगे। तो रॉबर्ट्स के बीच हुआ था। तो रॉबर्ट्स के सामने पहली बार पराजित हो गए थे तात्या टोपे, और यहाँ से उसे वापिस पलायन करना पड़ा, वापिस इसे जाना पड़ा था। दूसरी बार उसका जो संघर्ष हुआ उसको अमीरगढ़ का युद्ध कहते हैं। तो दूसरा देखिए, पहला तो कुराड़ा हो गया, और दूसरे नंबर पर आपकी जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है? अमीरगढ़ आता है। अमीरगढ़ का जो संघर्ष हुआ, ये दूसरी बार आगमन हुआ। 11 नवंबर सन 1858 ईस्वी को हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? वरीजू दौला। ये वरीजू दौला कौन थे भाई? अमीन खां पिंडारी के पुत्र थे। कौन थे? अमीन खां पिंडारी के क्या थे? पुत्र थे। इस वरीजू दौला के बीच, और यानी कि दूसरी तरफ किसके बीच हुआ था? तात्या टोपे के बीच हुआ था। ये बड़ा संघर्ष था। और इस वरीजू दौला के बीच जब संघर्ष हुआ था, तो इस संघर्ष में एक बड़ी बात आई थी कि वरीजू दौला पक्ष में थे अंग्रेजों के, लेकिन वरीजू दौला के मामा जी जो थे मीर आलम खां, और उसकी राजमाता थी मरियम, ये पक्ष में थी किसके? तात्या टोपे के थी। तो यहाँ क्या लिखोगे कि तात्या टोपे के एक तो पक्ष में कौन था? तो आप लिखोगे वरीजू दौला का मामा, और मामा का नाम क्या? आलम खां। एक तो यहाँ पर ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी वरीजू दौला का मामा था, और उस मामा का नाम क्या था? आलम खां। दूसरा व्यक्ति कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ? वरीजू दौला आलम खां के अलावा दूसरा व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है वो थी मरियम। ये मरियम कौन थी? ये राजमाता थी। मरियम राजमाता थी। तो मरियम जो राजमाता थी वह महिलाओं के नेतृत्व में तात्या टोपे के पक्ष में थी। तो एक तो यहाँ से मरियम आ गई,
और एक यहाँ से आलम खान तो उसके मामा आ गए, बाकी बरीजुद्दौला उनके पक्ष में नहीं थे। ये दूसरा यहाँ से क्या हुआ था, उनके बीच में संघर्ष हुआ था। कहते हैं तात्या टोपे ने यानी कि अनेक रियासतों से धर्म वसूली की थी। जैसे अगर माना जाए तो झालावाड़ के शासक थे यहाँ पर, और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। शासक कौन थे भाई? पृथ्वी सिंह थे। और पृथ्वी सिंह को हटाकर तात्या टोपे ने अपने आप को यहाँ का शासक घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? शासक घोषित कर दिया था। कहाँ? झालावाड़। और झालावाड़ के शासक इस समय कौन है? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह को हटाकर तात्या टोपे ने अपने आप को यहाँ का शासक घोषित कर दिया था, यहाँ का शासक। और सर्वाधिक राजस्व की वसूली की मांग जो उन्होंने की थी, सर्वाधिक जो यहाँ से लिया था वो किससे कितना लिया था? 5 लाख रुपए यहाँ से उसने क्या की थी? राजस्व वसूली की गई थी। इसके कुछ समय बाद वो बांसवाड़ा गए। तो बांसवाड़ा के राजा उस समय थे लक्ष्मण सिंह। यानी इसके बाद पृथ्वी सिंह थे, वहां से वो कहाँ गए? बांसवाड़ा गए। और बांसवाड़ा के शासक उस समय कौन है? लक्ष्मण सिंह है। तो लक्ष्मण सिंह है जो तात्या टोपे के प्रभाव में या उनके आने की सूचना के ऊपर, यानी उन्होंने क्या किया था कि वो अलग चले गए थे, पहाड़ों में या जंगलों में चले गए थे। तो यानी लक्ष्मण सिंह भी राज्य सोच के, तो कुछ समय तक आप ये कह सकते हो, कुछ समय तक इन्होंने यहाँ के शासन का संचालन किया था, यहाँ के शासन का संचालन किया था। वहां से कहते हैं कि तात्या टोपे की एक महती भूमिका जो राजस्थान की क्रांतिकारी गतिविधियों में रही। तो वहां से वो कहाँ गए थे? तो वहां से नरवर प्रदेश गए थे। देखो ये नरवर प्रदेश पहले भी आपके ढूंढाड़ रियासत में भी आया है कि वो वहां से कहाँ गए? नरवर प्रदेश गए। और नरवर प्रदेश में एक जाति थी नारूका। ये नारूका क्या होता है भाई? ये नारूका एज ए दरोगा जो जाति होती है उसका होती है नारूका। इन नारूकों की कुलदेवी कौन हुआ करती थी? तो कुलदेवी इनकी हुआ करती थी जिसका नाम था हर्षद माता। और हर्षद माता का जो भव्य पवित्र स्थल है वो कहाँ है? आभानेरी दौसा। हर्षद भाभी के नाम से भी प्रसिद्ध है। हर्षद माता का मंदिर जो दौसा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है इसका, और ये नारूकों की कुलदेवी भी है। तो नरवर प्रदेश से इसकी भी एक जगह थी शिवपुरी नामक स्थान था जो मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है। शिवपुरा, शिवपुरी ऐसी कुछ हमारी सीमाएं उनके साथ लगती हैं। तो ये बचपन के उनके मित्र थे। उसने क्या किया? 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसको यानी विश्वासघात करके पकड़ा दिया। कब? कितनी को? 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को इस नरवर प्रदेश के कौन थे? मानसिंह नारूका। ये बचपन के मित्र थे। वैसे तो नरवर प्रदेश के हैं, नारूका गोत्र के हैं, कुलदेवी हर्षद माता है, दौसा में प्रसिद्ध मंदिर है, शिवपुरी के हैं, मानसिंह नारूका है, बचपन के मित्र थे। और 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसे गिरफ्तार करवा दिया था। किसने? यानी मानसिंह नारूका ने उसको गिरफ्तार करवा दिया था। उस समय तात्या टोपे के ऊपर मुकदमा डला। और जब मुकदमा चला तो मुकदमा चलते समय एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था बाग। ये न्यायाधीश थे भाई। ये क्या थे? न्यायाधीश थे। तो बाग नामक न्यायाधीश जो है उन्होंने इनको किसकी सजा सुनाई? फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा इसको दी गई थी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। कितनी तारीख है? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसे किसकी सजा हो गई थी? फांसी की सजा हो गई थी। किसको हो गई थी? तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। तात्या टोपे की फांसी के ऊपर कैप्टन स्वास जो मेवाड़ के थे, तात्या टोपे की फांसी के ऊपर जो कैप्टन स्वास थे वो कहां से थे? मेवाड़ के थे। तो यहाँ पर आप एक चीज और लिखोगे, और वो चीज क्या लिखोगे? कैप्टन स्वास। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है, उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपने जो पहला शब्द आप ये लिखोगे कैप्टन, और स्वास जो कैप्टन था। और ये कैप्टन स्वास कहाँ का था? ये मेवाड़ के अधिकारी उस समय हुआ करते थे, या मेवाड़ के प्रतिष्ठित अधिकारी थे। कैप्टन स्वास ने कहा तात्या टोपे को फांसी देना एक अपराध है और भारतीय इतिहास की आने वाली पीढ़ियां इस अपराध के लिए हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम जिस तरीके से तात्या टोपे जी को फांसी जो दे रहे हैं ये
मानवीय दृष्टिकोण से बिल्कुल क्या आती है, गलत आती है। तो ये कैप्टन स्वार्स थे और कैप्टन स्वार्स का संबंध किससे है, मेवाड़ से था। तो इस मेवाड़ वाले आदमी ने क्या कहा कि तात्या टोपे को फांसी देना। किसको फांसी देना, तात्या टोपे को फांसी देना। फांसी देना क्या भाई, अपराध है, ये एक ऐसा अपराध है भारतीय इतिहास में आगामी जो पीढ़ी है वो आगामी पीढ़ी हमें क्या नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी, वो हमें कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। इतिहास ऐसी बात उसकी मृत्यु के ऊपर कही गई थी, इतिहास इसे गलत समझेगा। लेकिन 1857 की क्रांति के अंतर्गत एक और रियासत थी जिस रियासत का नाम था बीकानेर। ये जो बीकानेर रियासत थी और बीकानेर के राजा उस समय हुआ करते थे कौन, सरदार सिंह। ये सरदार सिंह नाम के जो राजा हैं, ये सरदार सिंह भी किसके समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। ये पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पक्ष में थे। सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं या एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर सेना भेजी है। जिन्होंने क्या किया है, राजस्थान के जो बाहर है इसने सेना भेजी है या सहयोग के लिए सेना को वहां पर भेजा गया है। तो कहां कहां इसने सेना भेजी थी, तो इसने सेना भेजी थी हिसार, उसके बाद बड़ालू, उसके बाद भिवानी के बाद में आपका सिरसा। ये कई जगह ऐसे स्थान है जहां पर इन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में सेना भेजी है। लेकिन एक यहाँ पर एक जगह आती है बड़ालू नामक स्थान पर, इस नामक स्थान जो है वहां स्थान पर इसकी क्रांतिकारी सेना से क्या हुई थी, मुठभेड़ हुई थी। क्रांतिकारी सेना से इसका क्या हुआ, संघर्ष हुआ था। वो कौन से स्थान पर हुआ था, बड़ालू नामक स्थान पर हुआ था। सरदार सिंह के इस योगदान से अंग्रेज बहुत खुश हुए थे। यानी जो सरदार सिंह का जो ये योगदान था, उस योगदान से वो इतने खुश हुए और उसे खुश होने के कारण उसने क्या किए थे, 41 टीबी जो क्षेत्र आपका एक क्षेत्र आता है टीबी, 41 टीबी परगने के 41 गांव उसको दान में दे दिए थे। कितने गांव दान में दिए, टीबी के 41 गांव टीबी परगने के उसको दान में दिए, इनाम स्वरूप दिए, उसको सम्मानित किए थे। यहाँ एक चीज और आती है और उस चीज का नाम है टीबी। ये टीबी अपने आप में एक प्रश्न है और टीबी अपने आप में प्रश्न है। एक शब्द यहाँ पर टीबी, जहाँ पर एक नदी का प्रवेश होता है और उसको क्या कहते हैं, घग्गर, जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी के रूप में प्रसिद्ध होती है। और इस घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में एक सभ्यता केंद्र विकसित हुआ, उसका नाम क्या है, कालीबंगन सभ्यता विकसित हुआ। और एक टीबी क्षेत्र के अलावा एक शब्द और जुड़ जाता है यहाँ पर, मीनाहारी टीबा। और ये मीनाहारी टीबा क्षेत्र जो जुड़ता है, ये एक तेल उत्पादन क्षेत्र है आपका बाड़मेर क्षेत्र का, जो है वो मीनाहारी टीबा के नाम से प्रतिष्ठित रूप से संचालित रूप से इसका नाम अग्रणी रूप से आता है। तो ये हमारी जो 1857 की जो क्रांति थी, जो बिंदु था, वो हमारा कंप्लीट जो एक सर्वश्रेष्ठ बिंदु के रूप में जुड़ा हुआ था। इसके बाद में क्रांतिकारियों के बारे में कुछ बताएं। 5-7 क्रांतिकारी ऐसे आते हैं आपके राजस्थान के कंपटीशन में, जो भी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्रांतिकारियों पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कैसे आपको इसे आपको एक अच्छे प्रश्न के रूप में और स्टेप के रूप में आपको पढ़ना है। देखो, आज एक क्रांतिकारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और उस क्रांतिकारी का नाम क्या है, विजय सिंह पथिक। ये एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी रहे। देखो, इस विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। ये भूप सिंह थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। बुलंदशहर जो थी वो यूपी का स्थान है और उस यूपी के रहने वाले थे। इनका जन्म 1885 ईस्वी में गुडावली जिला बुलंदशहर था। तो जन्म इसका कब हुआ, 1882 ईस्वी। और कौन सी जगह, गुडावली स्थान है और ये किसका हिस्सा है, बुलंदशहर के ये रहने वाले या इसका यहाँ पर जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर सिंह गुज्जर था, माता का नाम कमल कुमारी था। यानी इसके पिता कौन थे, हमीर सिंह गुज्जर थे और इसकी माता कौन थी, कमला कुमारी थी या कोमल कुमारी थी, वो इसकी माता थी। इसके दादाजी जो थे उसका नाम क्या था, इंदर सिंह, जो एक बड़े ठिकानेदार थे,
एक दीवान थे, उस समय ग्वालियर क्षेत्र के दीवान में आते थे। विजय सिंह पथिक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो विजय सिंह पथिक के जो राजनीतिक गुरु हैं या जो संदेश, उसमें दो चीज आती है। एक तो राजनीतिक गुरु इनके अगर पूछे जाते हैं तो राजनीतिक गुरु में नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा। ये बात आपकी, यानी इसके साथ वर्मा जो शब्द है उसको जोड़ते हैं, ये राजनीतिक गुरु थे इनके। लेकिन अगर इसके राजनीतिक चरित्र का प्रभाव अगर आपसे पूछता है, राजनीतिक चरित्र में प्रभाव जो इसको आपको पूछा जाए अगर विजय सिंह पथिक पे, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका? रास बिहारी बोस का है, बिहारी बोस का सर्वाधिक है। दूसरा कौन सा है? सन्याल चंद्र नाम के व्यक्ति हैं, तो यानी सन्याल चंद्र है, रास बिहारी बोस है, ये इनका भी महत्वपूर्ण है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल इसका पूरा नाम आपका है, सचिंद्र नाथ सन्याल। इस पर दो प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण आता है कि इसको राजस्थान किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने भेजा, सच्चिदानंद सन्याल ने भेजा। तो सचिंद्र नाथ सन्याल के कहने पर आए थे। रास बिहारी बोस का भी इसका महत्वपूर्ण, इसके जीवन चरित्र पर काफी योगदान इसका रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि विजय सिंह पथिक ने अपना नाम भूप सिंह से विजय सिंह कब किया? जब ये टोयगढ़ जेल में थे, और टोयगढ़ जेल से पहले इसने गोपाल दास खैरवा थे, गोपाल दास खैरवा से ये मिले थे। तो गोपाल दास खैरवा के कारण इसको टोयगढ़ जेल में रखा गया था। जब इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी तो वहां से ये जब फरार हुए थे तो फरार होकर इसने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लिया था। और ये कहाँ चले गए थे? एक स्थल था ओछड़ी गांव, और ओछड़ी गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और वहां उसने किसके पद पर काम कर लिया था? अध्यापक के पद पर उन्होंने क्या किया? काम किया था। लेकिन जब मैंने किसान आंदोलन आपको पढ़ाए तो उनमें मैंने आप जो चीजें पढ़ाई उसे ध्यान से दोबारा सुनिए। किसान आंदोलन में ये 1913 ईस्वी में आए। साधु सीताराम दास के कहने पर 15 में ये बिजोलिया से जुड़े। 1917 ईस्वी के अंतर्गत उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया हरियाली अमावस्या के दिन, और मुन्ना पटेल को यानी कि सरपंच बनाया। ठाकरी पटेल, नानक पटेल इसके सदस्य बने और बेरी साल गांव में की थी। फिर इसने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था। वहां से इसने राजस्थान केसरी नामक पत्रिका निकाली। फिर उन्होंने उसको अजमेर स्थानांतरित किया। वहां से इसने नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नाम की पत्रिका निकाली थी। और विजय सिंह पथिक ने यानी जो हरि भाई किंकर जो है उसके द्वारा स्थापित जो विद्या प्रचारणी, दोबारा देखिए, हरि भाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारणी संस्था के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था या उसको आगे बढ़ाया था, यानी उसको आगे सर्वश्रेष्ठता के रूप में चलाने का काम भी इन्होंने किया। फिर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद बाबा रामचंद्र की अध्यक्षता में उसके उपाध्यक्ष भी ये बने। और क्रांतिकारी गतिविधियों तक अंतिम समय तक ये जुड़े रहे। एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों का इसका एक संबंध रखा इन्होंने, और वो यानी विजय सिंह पथिक के रूप में। कल हम आपको बारठ परिवार और अर्जुन लाल सेठी और उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। मैं जहां तक सोचता हूँ मेरी क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी। इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमियां हो उन्हें उजागर करें ताकि उनको सुधार करके एक अच्छे शिक्षक भी बन सके और एक अच्छा अध्यापन भी करवा सके। जय हिंद, जय भारत।